नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट 27 देखेंगे आज। तो आज का सेशन दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहें। और साथ ही साथ जो है आप लोग जो है कुछ आंसर करने का प्रयास करेंगे हर क्वेश्चन का और बताएंगे कि आपने जो है कितने क्वेश्चन जो है सही किए आज के सेशन में। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बालक के विकास में जो है निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है। ठीक है, यानी कि बालक के विकास की बात हो रही है, तो बालक के विकास में किसका जो है अधिकतम योगदान होता है। स्कूल का, अच्छे स्कूल का, पाठ्य पुस्तकों का, या फिर धनवान माता पिता का, या फिर योग्य एवं समर्पित अध्यापकों का। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या रहेगा, बालक के विकास में जो है किसका अधिकतम योगदान होगा, योग्य एवं समर्पित अध्यापकों का। ठीक है, तो डी वाला आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए, एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक शिक्षक, एक अध्यापक को अपने जो सहकर्मी हैं उनके साथ जो है किस प्रकार का उसका जो है एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, अभिवृत्ति को क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। हिंदी में इसको आप मनोवृत्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कैसी होनी चाहिए, तो जो शिक्षक है, शिक्षक का अपने सहकर्मियों के साथ जो है कैसा जो है एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक या रचनात्मक। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा सहयोगात्मक। ठीक है, सी राइट रहेगा। अगर यहाँ पर सी की जगह जो है, सहयोगात्मक की जगह आपका सकारात्मक होता तो ये आपका आंसर होता। ठीक है, तो सकारात्मक नहीं है तो सहयोगात्मक है, तो आपका राइट आंसर सी रहेगा। ठीक है, और ये अभिवृत्ति जो होती है जिसको हम इंग्लिश में एटीट्यूड बोलते हैं, ये दो प्रकार का होता है, नकारात्मक और सकारात्मक। ठीक है, इसको आप याद रखें। क्लियर है। और एक चीज और होती है, आप जरूर याद रखें, अभिवृत्ति तो आपको पता चल गई। ठीक है, एटीट्यूड जिसको मनोवृत्ति भी कहते हैं, और एक होता है अभिक्षमता। ठीक है, ये भी आपका जरूर पूछा जाता है कई बार। ठीक है, एक तो होता है आपका अभिवृत्ति और एक क्या होता है आपका अभिक्षमता। ठीक है, अभिक्षमता। तो अभिक्षमता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अभिक्षमता को बोलते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, तो एप्टीट्यूड या हिंदी में इसको क्या कहेंगे आप, योग्यताएं। क्या कहेंगे, योग्यताएं। ठीक है, ये कंफ्यूज करते हैं, इनको आप जरूर याद रखें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या रहेगा, सहयोगात्मक, सी इसका राइट रहेगा। चलिए, और जो अभिक्षमता होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे पा रहे हों तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आप देखिए अगर आप शिक्षक हैं, ठीक है, आपकी कक्षा में सभी छात्र जो है आपकी कक्षा में आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे, उन्हें गृहकार्य दे देंगे, कक्षा में पाठ को दोहराएंगे, या फिर उनके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो क्या रहेगा राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए अगर कक्षा में, देखिए बात क्या हो रही है, आपकी कक्षा में ठीक है कितने छात्र हैं, उदाहरण के रूप में लें अगर 100 छात्र हैं, ठीक है, तो 100 छात्र में 100 के 100 छात्र जो हैं आपके प्रश्न का जो जवाब है नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, बताइए ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे, उन्हें गृहकार्य दे देंगे, कक्षा में पाठ को दोहराएंगे, या उनके माता पिता से शिकायत कर देंगे। तो देखिए क्या रहेगा राइट आंसर, तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे पा रहे हों तो आप क्या करेंगे, कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। ठीक है, याद रखें इसको, इंपॉर्टेंट है, सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है, अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता, या फिर कुशल प्रबंध करने में सहायक। क्या रहेगा राइट आंसर बताइए।
व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता या फिर कुशल प्रबंध करने में सहायक। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या रहेगा दोस्तों? 4 का राइट आंसर रहेगा कुशल प्रबंध करने में सहायक। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। ठीक है, एक चीज और पूछी जाती है, आप साथ ही साथ नोट करते रहें। देखिए, प्रभावी शिक्षण कई बार पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है? प्रभावी शिक्षण किसे कहेंगे आप? प्रभावी शिक्षण। ठीक है, कई बार ये आपने क्वेश्चनों में देखा होगा। देखिए, प्रभावी शिक्षण किसे कहेंगे आप? ठीक है, प्रभावी शिक्षण किसे कहेंगे? प्रभावी शिक्षण होगा जब शिक्षक जो है, यानी कि शिक्षक का पढ़ाया हुआ बच्चा अच्छी तरह से समझ जाए। ठीक है, यानी कि हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे उनको अच्छी तरह से समझ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसी शिक्षा प्रणाली को, ऐसी शिक्षण प्रणाली को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रभावी शिक्षण बोलेंगे। ठीक है, याद रखें, जब शिक्षक का पढ़ाया हुआ बच्चा अच्छी तरह से समझ जाए। ठीक है, तो ऐसी शिक्षण प्रणाली को क्या बोलते हैं? प्रभावी शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, याद रखें, इसको ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्या है? देखिए, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए 2 उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि नेतृत्व आपने देखा है। ठीक है, आपने पढ़ा है नेतृत्व। ठीक है, कक्षा में नेतृत्व। ठीक है, विद्यालय में नेतृत्व। ठीक है, आपने 2 क्वेश्चन यहाँ से देखे होंगे कि पूछा जाता है आपका क्वेश्चन कि कक्षा का नेता हम किसे कहते हैं? ठीक है, कक्षा का नेता। ठीक है, तो कक्षा का नेता कौन होता है? तो कक्षा का नेता किसे कहा जाता है? याद रखें, शिक्षक को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अध्यापक को कहा जाता है कक्षा का नेता। ठीक है, अगर विद्यालय का नेता पूछा जाता है तो विद्यालय का नेता कौन होता है? विद्यालय का नेता होता है आपका प्रधानाचार्य। कौन होता है? प्रधानाचार्य। याद रखें। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रधानाचार्य होता है आपका विद्यालय का नेता और कक्षा का नेता कौन होता है? शिक्षक। ठीक है, इसको याद रखें। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए 2 उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया। पहला क्या होगा? पहला तो प्रभुत्व होगा। दूसरा क्या होगा बताइए? अधीनता नहीं हो सकता है। ठीक है, गुलामी नहीं हो सकता है। ठीक है, अनुगमन नहीं हो सकता है। तो क्या होगा? प्रभुत्व प्रशासन। ठीक है, तो बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चलिए 6 का आंसर कीजिए, बताइए क्या रहेगा आंसर इसमें? विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं एवं सृजनात्मक द्वारा जो है निर्मित होती हैं, अतः उसका कार्य है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि छात्रों में तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मकता को जो है कैसे निर्मित किया जा सकता है, यानी कि किसके द्वारा निर्मित होती है, ये आप समझ लें। ठीक है, यानी कि छात्रों में तार्किक योग्यता और सृजनात्मक जो है किसके द्वारा ये निर्मित होती है, ये बताना आपने। समूह परिचर्चा, सेमिनार, वाद विवाद या फिर छात्रों को प्रवचन देना। क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दोस्तों? तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता और सृजनात्मक जो हम किसके द्वारा विकसित कर सकते हैं? समूह परिचर्चा द्वारा, सेमिनार द्वारा, वाद विवाद द्वारा या छात्रों को प्रवचन देकर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों समूह परिचर्चा से। ठीक है, समूह परिचर्चा से जो है बच्चे में तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मक जो है हम निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, समूह परिचर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन से। ठीक है, तो ए राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में देखिए क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। कोई बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के किन लक्ष्यों को इसमें इंगित करते हैं? ठीक है, बताइए क्या रहेगा राइट आंसर? कोई बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर देखिए बालक को पुस्तक से अधिक महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, तो देखिए कोई बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है, तो टैगोर ने जो है शिक्षा के किन लक्ष्यों को इसमें इंगित करते हैं या इंगित किया है? बताइए, व्यक्तिगत लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य या फिर व्यक्ति व सामाजिक लक्ष्यों का संश्लेषण या फिर सांस्कृतिक लक्ष्य। क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दोस्तों? तो टैगोर ने जो है बालक को पुस्तक से अधिक महत्व बताया है और किन लक्ष्यों को इंगित किया है? व्यक्तिगत, सामाजिक
व्यक्ति या सामाजिक दोनों, या फिर सांस्कृतिक। तो 7 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका व्यक्तिगत लक्ष्य। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्या है देखिए, संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है। यह कथन आपका कैसा है, सत्य है, आपका लगभग सत्य है, कटु सत्य है, या फिर असत्य है। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल जो है अर्जित किया जा सकता है। यह कथन सत्य है, या कटु सत्य है, लगभग सत्य है, क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, यह कथन क्या है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल जो है अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें दोस्तों, देखिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम RPWD एक्ट 2016 कब से लागू हुआ बताइए। मैंने कई बार बता रखा है आपको कि राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट जो है, यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, जिसको हम RPWD एक्ट कहते हैं 2016, तो ये कब से लागू हुआ ये बताना है आपने। 15 जून 2017, 16 जून 2018, 17 जून 2019, या फिर 17 जून 2016। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है RPWD एक्ट जो है 2016 कब से लागू हुआ, तो राइट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का 15 जून 2017 से ये लागू हुआ। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम यानी कि RPWD एक्ट 2016। ठीक है, और इसमें जो है कितने प्रकार की विकलांगता बताई है, तो 21 प्रकार की जो है इसमें विकलांगता बताई है। ठीक है, याद रखें इसको। और साथ ही साथ जो है जो RPWD एक्ट 2016 है, ये जो है संशोधित रूप है किसका, संशोधित रूप किसका है, ये है आपका RPWD एक्ट 1995, यानी कि 1995 का जो है ये संशोधित रूप है आपका RPWD एक्ट 2016 वाला। ठीक है, याद रखें इसको। जो RPWD एक्ट 2016 वाला है ये कब से लागू हुआ, ये हुआ 15 जून 2017 से। ठीक है, और जो RPWD एक्ट आपका 1995 वाला है ये कब लागू हुआ, ये लागू हुआ 1996 में। ठीक है, इसको भी याद रखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। 10 देखिए, पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। ये किसने कहा है, ये बताना है आपने। पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, ये किसने कहा है बताइए। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कांट। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 10 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों प्लेटो ने कहा है। ठीक है, पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। किसके अनुसार जो है व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, किसने कहा है ये बताना है आपने। ठीक है, डेसिल, आलपोर्ट, मन और ड्रेवर। तो देखिए किसके अनुसार जो है व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। ठीक है, तो किसने कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों डेसिल ने कहा है। ये मैंने आपको कई बार बता रखा है कि डेसिल ने क्या कहा है, व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, कबीर पुरस्कार। ठीक है, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए। साहित्य, संस्कृत साहित्य, सामाजिक सद्भाव, या फिर विज्ञान। तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सामाजिक सद्भाव के लिए दिया जाता है, यानी कि सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है कबीर पुरस्कार। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। देखिए लता मंगेशकर को किस वर्ष जो है भारत रत्न जो है प्रदान किया गया। ठीक है, बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। लता मंगेशकर को जो है किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया। 1998, 2000, 2001, 2002। तो क्या रहेगा राइट आंसर बताइए। लता मंगेशकर को किस वर्ष जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, किस वर्ष किया। तो 13 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों
2001 में जो है लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न प्रदान किया गया है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14, आंसर करिए। गोल्डन गेट नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। गोल्डन गेट नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, वेद मेहता या फिर झुम्पा लाहिड़ी। तो बताइए किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 14, गोल्डन गेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों विक्रम सेठ ने लिखी है। याद रखें इसको, इंपॉर्टेंट है। गोल्डन गेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? विक्रम सेठ ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 क्या है देखिए। 15 है स्पीकर्स डायरी नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? इसका आंसर करिए। स्पीकर्स डायरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? मनोहर जोशी, सलमान रश्दी, जगमोहन या फिर अरुण शौरी। तो क्या रहेगा राइट आंसर दोस्तों? स्पीकर्स डायरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 15 का राइट आंसर रहेगा मनोहर जोशी ने लिखा है इसको। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए स्पीकर्स डायरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्पीकर्स डायरी नामक पुस्तक लिखी है मनोहर जोशी के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 है आपका साइकिलिंग का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है, बताइए। साइकिलिंग का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? पहला देखिए वेलोड्रम, एली एरिना या फिर ग्रीन्स। क्या रहेगा राइट आंसर आपका, बताइए। तो क्या रहेगा राइट आंसर देखिए, साइकिलिंग का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वेलोड्रम। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, और एरिना आपने सुना होगा, एरिना ये घुड़सवारी खेल परिसर को कहते हैं एरिना। ठीक है, याद रखें इसको। एली जो है, ये एली जो है आपका बाउलिंग गेम से संबंधित है। ठीक है, यानी कि बाउलिंग खेल परिसर आपका एली नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ आपका ग्रीन्स जो है ये आपका बाउल्स गेम से संबंधित है, यानी कि बाउल्स गेम का खेल परिसर जो है क्या कहलाता है? ग्रीन्स कहलाता है। और साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? वेलोड्रम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, जैसे आपका बेसबॉल है, बेसबॉल का खेल परिसर किससे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? डायमंड। ठीक है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, गोल्फ, गोल्फ का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्फ का खेल परिसर जाना जाता है कोर्स। ठीक है, टेबल टेनिस का खेल परिसर आपका बोर्ड। और जूडो कराटे इसका आपका खेल परिसर क्या होता है? मैट होता है। ठीक है, साइकिलिंग का क्या होता है? वेलोड्रम होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है निशानेबाजी तीरंदाजी के लिए क्या होता है? रेंज होता है। ठीक है, और रिंग जो है मुक्केबाजी के लिए। ठीक है, और वैसे ही तैराकी के लिए पूल। ठीक है, इनको आप जरूर याद रखें। जैसे क्रिकेट और रग्बी के लिए पिच। ठीक है, खेल परिसर। ठीक है, इनको याद रखें। ठीक है, तो राइट आंसर साइकिलिंग का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? वेलोड्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो आप सभी जानते हैं अर्जुन पुरस्कार जो है आपका 1961 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिए। स्प्रिंग बोर्ड शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, बताइए। स्प्रिंग बोर्ड शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तैराकी, खो खो, कुश्ती या फिर शतरंज। क्या रहेगा राइट आंसर, बताइए। तो स्प्रिंग बोर्ड शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो 18 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 18 का राइट आंसर रहेगा तैराकी। ठीक है, तैराकी से संबंधित है आपका स्प्रिंग बोर्ड। ठीक है, याद रखें। 19 देखिए। 19 क्वेश्चन नंबर क्या है? एरिस रेल। देखिए एरिस रेल शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, बताइए। एरिस रेल शब्द जो है किस खेल से संबंधित है ये बताना है। एथलेटिक्स, पोलो, लॉन टेनिस या फिर बैडमिंटन। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 19 का? तो 19 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों एरिस रेल जो है, एरिस रेल शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है आपका पोलो से संबंधित है। ठीक है, याद रखें इसको, पोलो से संबंधित है एरिस एरिस रेल। ठीक है, याद रखें। स्प्रिंग बोर्ड किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डाउन द मेमोरी लेन नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या रहेगा? डाउन द मेमोरी लेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? गीता मेहता, मदर टेरेसा, अनीता देसाई या फिर नवीन चावला। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या रहेगा, बताइए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या रहेगा? डाउन द मेमोरी लेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 20 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, मदर टेरेसा ने लिखी है बुक। ठीक है, डाउन द मेमोरी लेन। ठीक है, याद रखें किसकी पुस्तक है? मदर टेरेसा की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है देखिए, जेलंग पर्वत शिखर स्थित है। तो जेलंग पर्वत शिखर जो है किस जिले में स्थित है वो बताना है आपने। 21 का राइट आंसर बताइए। जेलंग पर्वत शिखर स्थित है चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 21 का? तो आप सभी ने पढ़ा है, जेलंग पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करें। दारमा तथा जौहर घाटी को जोड़ने वाला दर्रा का नाम पूछा है, यानी कि दारमा और जौहर घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है इसमें से बताना है। बारावती दर्रा, रालम दर्रा और खिंगरू दर्रा या फिर लेबी दर्रा। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 22 का? दारमा तथा जौहर घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा बी, यानी कि रालम दर्रा। ठीक है, यानी कि रालम दर्रा जो है दारमा तथा जौहर घाटी को जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। 23 क्या है देखिए, 1945 के पाताल गंगा भूस्खलन का संबंध जो है उत्तराखंड के किस जिले से है? ठीक है, याद रखें 1945 के पाताल गंगा भूस्खलन का संबंध जो है उत्तराखंड के किस जिले से है, किस जनपद से है बताना है। ऑप्शन देखिए, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार। तो राइट आंसर 23 का क्या रहेगा बताइए। तो 1945 के पाताल गंगा भूस्खलन का संबंध जो है उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो ये है आपका चमोली जनपद से। ठीक है, तो सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, चल 24 देखिए, 24 क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिए निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है उत्तराखंड राज्य में हिमालय दिवस मनाया जाता है? चलिए आंसर कीजिए, ये तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 15 सितंबर या फिर 9 सितंबर। क्या रहेगा राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तराखंड राज्य में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा 24 का, यानी कि 9 सितंबर को मनाया जाता है। डी आपका राइट रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 देखिए, निम्न में से किसे कुमाऊं का हृदय स्थल जो है माना जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसे जो है कुमाऊं का हृदय स्थल माना जाता है? पहला है देखिए पाली परगना, दूसरा देखिए चौगरखा परगना, तीसरा देखिए बारामंडल परगना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? निम्न में से किसे कुमाऊं का हृदय स्थल माना जाता है? तो राइट आंसर रहेगा 25 का बारामंडल परगना। ठीक है, इसमें 12 पट्टियां थी। ठीक है, याद रखें सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, जैसे आपका चौगरखा परगना है, इसमें 4 पट्टियां थी। ठीक है, ये आपका जागेश्वर और बिनसर जागेश्वर क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इसको याद रखें। तो आंसर क्या रहेगा आपका? कुमाऊं का हृदय स्थल माना जाता है बारामंडल परगना को। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 25 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपने जो है कितने क्वेश्चन सही किए आज की सेशन में, आप जरूर जो है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।